Now I start a chapter that's name is श्वसन और गैसों का विनिमय NCERT रीडिंग। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसीलिए आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को श्वसन, सामान्यतः श्वासन या सामान्यतः श्वसन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण होता है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। 17.1 श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंड्रेटा, चपटे कृमि आदि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करती है। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल, श्वसन नलिकाएं होती है, जिनमें वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा होता है। कशेरुकों में मछली क्लोम द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया, उभयचर, सरसर, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थि पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप एपिग्लोटिस कंठच्छद से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5th वक्षीय कशेरुक तक जाकर दायीं और बाईं 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है और द्वितीय एवं तृतीय स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि बल्ले से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायुक्त थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे 2 फेफड़े हैं जो द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरण द्रव भरा होता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरण झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कुपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों में मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अग्र भाग में उरोस्थि और पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाए। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।
चित्र 17.1 मानव श्वसन तंत्र का आरेख दृश्य, साथ ही बाएं फेफड़े का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। सबसे पहले अपूर्ण उपास्थि बल्ले होता है, उसके बाद में यह श्वसनीय हो जाएगी। पसली का काटा, आखिरी छोर, फेफड़ा, डायफ्राम, कंठच्छद, कंठ, श्वास नली, हार्ट, फुफ्फुस आवरणी झिल्ली, कुपिका, फुफ्फुस आवरणी द्रव्य और श्वसनीय। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों, ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होता है। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, अभिगमन और रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन व CO2 का विसरण होता है। अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उनके फलस्वरूप CO2 का उत्पादन होना कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 श्वसन में बताया गया है। श्वास की क्रियाविधि। श्वास में 2 चरण सम्मिलित होते हैं, अंतःश्वसन जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतरफुफ्फुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशीय समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतःपशुक इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करती है कि अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतःपशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठ आधार अक्ष डोर्सल वेंट्रिकल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतःपशुक पेशियों का शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपने अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करते हैं। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। चित्र 17.2 अंतःश्वसन निःश्वसन दर्शाए हुए श्वसन की क्रियाविधि। सबसे पहला अंतःश्वसन है, उसमें वायु का फेफड़ों में प्रवेश, पसलियाँ और उरोस्थि का फैलना, पसली पंजर संकुचित होता हुआ डायफ्राम वक्ष के आयतन में वृद्धि। निःश्वसन दर्शाते हुए श्वसन की क्रियाविधि, इसमें डायफ्राम शिथिल एवं अड़चोड़ उपरगिम, पसलियाँ और उरोस्थि मूल स्थान पर वापस लौटना, वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, वक्ष के आयतन में कमी। 17.2.1 श्वसन संबंधित आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या बहिश्वसित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। यह औसतन 2500 ml से 3000 ml होती है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है। औसतन यह 1000 ml से 1100 ml होती है। अवशिष्ट आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसतन 1100 ml से 1200 ml होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधित आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमता, फुफ्फुसीय धारिताओं निकाली जा सकती है, जिसका नैदानिक उद्देश्य में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC
सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है, 3000 से 3500 होता है। निःश्वसन क्षमता एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। टीवी प्लस ईआरवी 1500 से 1600 होता है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी इसमें बराबर होता है ईआरवी प्लस आरवी, यह 2100 से 2300 होता है। जैविक क्षमता विट्टल कैपेसिटी वीसी बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, इसमें ईआरवी टीवी और आईआरवी सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वसित कर सकता है 4000 से 4600 होती है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित या उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें आरवी ईआरवी टीवी और आईआरवी सम्मिलित है, यानी जैविक क्षमता प्लस अविशिष्ट क्षमता वीसी प्लस आरवी बराबर हो जाएगा 5100 से 5800 होता है। गैसों का विनिमय 17.3 गैसों का विनिमय कुपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। चित्र 17.3 वायु कुपिका एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेख चित्र। सबसे पहले होता है अंतःश्वसित वायु। बहिश्वसित वायु कुपिकीय वायु होती है जिसमें कुपिका वायु में ऑक्सीजन 104 mmHg, CO2 40 mmHg होती है। वायु कुपिका में और फुफ्फुसीय शिरा के बाद में इधर होती है सिस्टमैटिक धमनी ऑक्सीजन रक्त वहन करते हुए ऑक्सीजन होता है 95 mmHg, CO2 40 mmHg होता है। उसके बाद में शरीर ऊतक आते हैं, इसके बाद में आते हैं सिस्टमैटिक शिरा भी ऑक्सीजन रक्त वहन करते हुए, इसमें ऑक्सीजन 40 mmHg और CO2 45 mmHg होता है। ये फुफ्फुसीय धमनी होती है। उसके बाद में गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः ऑक्सीजन तथा CO2 के दाब द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब की तालिका 17.1 और चित्र 17.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कुपिकाओं में रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत करते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ, क्योंकि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतः विसरण झिल्लियों में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्ली मुख्य 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कुपिका की पतली शल्कीय उपकला, शल्कीय एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारीय तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्ली की बनी होती है, तथा सहायक शल्कीय उपकला। आधारीय झिल्ली और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एक परत द्वारा घिरी रहती है, फिर भी इनकी मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसीलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। तालिका 17.1 वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब mmHg में। श्वसन वातावरणीय वायु कुपिका ऑक्सीजन होता है जो वातावरण में 159, CO2 0.3 होता है। कुपिका में ऑक्सीजन 104, CO2 40 होता है। अनऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन 40, CO2 45, ऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन 95, CO2 40 और ऊतक में ऑक्सीजन 40 और CO2 45 होता है। उसके बाद में चित्र 17.4 एक फुफ्फुसीय वाहिका की एक वायु कुपिका का अनुप्रस्थ काट। इधर बात करें तो यह हो जाएगा कोशिका भित्ति की
शल्य कला, वायु, रक्तवाहिका, लाल रक्त कोशिका की अंतःकला, आधारीय तत्व। 17.4 गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, जबकि 70% CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होती है। 17.4.1 ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतर 4 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्तता को ऑक्सीजन का दाब के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा वक्र, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले CO2 के दाब, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहाँ उच्च ऑक्सीजन, निम्न CO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि उत्तकों में निम्न ऑक्सीजन, उच्च CO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थिति निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि उत्तकों में निम्न ऑक्सीजन, उच्च CO2, H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थिति ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन से फेफड़ों की तरफ बंधता है और उत्तकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्तकों को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड 17.4.2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीय बंधन CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होता है। ऑक्सीजन इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। उत्तकों में उच्च CO2 और निम्न ऑक्सीजन की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कोशिकाओं में जहाँ CO2 निम्न और ऑक्सीजन उच्च होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात उत्तकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कोशिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम में निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 + H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में H2CO3 और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में HCO3- + H+ में कन्वर्ट होती है। उत्तकों में अपचय के कारण CO2 अधिक होने से CO2 रक्त आर्मी से प्लाज्मा में विसरित होती है और HCO3 और H+ बनती है। कोशिकाओं में CO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और जल बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में उत्तक स्तर पर ग्रहित ट्रैप्ड और कोशिका तक परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। 17.5 श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थित बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुच्चन या
टॉक्सिक सेंटर केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत या सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लयन केंद्र के पास एक रसो संवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होती है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे यह पदार्थ निष्कासित किए जा सकते हैं। महाधमनी चाप, एरोटिक आर्क और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकती है तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकती है। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17.6 श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोध के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। ब्रोंकिट्स, श्वसनी शोध, यह श्वसनी की शोध के लिए विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना, जिससे लगातार खांसी आती है। वातस्फीति या एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, व्यावसायिक श्वसन रोग, कुछ उद्योगों में विशेष जहाँ पत्थरों की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कर निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालिक प्रभावन शोध उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशमीयता रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। सारांश: कोशिका उपापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती है। प्राणियों में कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन एक वाह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित होती है, जिनमें हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है, जिसके अंतर्गत 2 फेफड़े और इनमें जुड़े वायु मार्ग हैं। श्वसन का पहला चरण श्वासन है, जिसमें वायुमंडलीय वायु कुपिकाओं में ली जाती है। अंतःश्वसन और कुपिकाओं से वायु को बाहर निकाला जाता है। निःश्वसन ऑक्सीजनित रहित रक्त और कुपिका के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय, इन गैसों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन। ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय और कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय श्वसन अन्य सम्मिलित चरण है। अंतःश्वसन और निःश्वसन के लिए वायुमंडल और कुपिका के बीच विशिष्ट अंतःस्पर्शक पेशियाँ इंटरकोस्टल और डायफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है। इन क्रियाओं में सम्मिलित वायु के विभिन्न आयतन को स्पायरोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है, जिनका चिकित्सकीय व नैदानिक महत्व है। कुपिका एवं ऊतकों में CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण द्वारा होता है। विसरण दर ऑक्सीजन का दाब और CO2 के दाब की आंशिक दाब प्रवणता, इनकी घुलनशीलता और विसरण सतह की मोटाई पर निर्भर है। यह कारक हमारे शरीर में कुपिकाओं से ऑक्सीजन का विऑक्सीजनित रक्त में तथा रक्त से ऊतकों में विसरण सुगम बनाते हैं। यह कारक CO2 के अर्थात ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कुपिका में जहाँ ऑक्सीजन का दाब अधिक रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाता है तथा ऊतकों में जहाँ ऑक्सीजन का दाब कम, ऑक्सीजन एवं H+ अधिक रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाता है तथा ऊतकों में जहाँ ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन एवं H+ की सांद्रता अधिक होती है, सरलता से वियोजित हो जाते हैं। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। ऊतकों में जहाँ CO2 उच्च और ऑक्सीजन निम्न होती है, वहाँ यह रक्त से युग्मित होती है, जबकि कुपिकाओं में जहाँ CO2 निम्न और ऑक्सीजन उच्च रहता है, यह रक्त में निष्कासित हो जाती है। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र स्थित श्वास अनुचन, श्वास प्रभावी न्यूमोटॉक्सिक केंद्र
तथा एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकते हैं।